अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 23 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल सदक़ा वो है जो दुश्मन रिश्तेदार को दिया जाए। और अब सुर्खियां। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मोदी और शाह की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चे नामजदगी। गुजरात फसादात केस में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। ज़किया जाफरी की दरखास्त पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। शरद पवार से संजय राउत की मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी बहरान दूर करने पर किया गया तबादिले ख्याल। जगन की सदारत में एबी काबीना का इजलास। अम्मावडी समेत दीगर स्कीमात पर अमल आवरी को मंजूरी मिली। और अब तफसील। बीजेपी की क़ियादत वाले एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुर्मू ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर बीजेपी वज़रा आला के अलावा वासर कांग्रेस पार्टी के एमपी विजय साई रेड्डी भी मौजूद थे। 18 जुलाई को सदारती इंतखाबात होंगे, जबकि 24 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। बताया जाता है कि मुर्मू ने कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सदर ममता बनर्जी और एनसीपी के सदर शरद पवार से भी फोन पर बात करते हुए उनसे तायद हासिल करने की अपील की है। अपोजिशन यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक ओडिशा से है। मुर्मू की बेटी एती श्री ने कहा है कि उनकी मां का सदर जमहूरिया बनना एक ख्वाब है। ये तो बहुत ही अकल्पनीय था, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये बहुत ही हम लोग अभी भी सदमे में हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, या फिर वो खुद भी हैरान हैं कि हाँ, काम तो वो कर रही थी, लेकिन इतना बड़े पोस्ट के लिए उनको चुना जाएगा, उसके लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो उनका संघर्षमय जीवन कैसा शुरू हुआ, अब राष्ट्रपति तक पहुंचा? हम तो बहुत छोटे थे, हम उनका संघर्ष नहीं देखे हैं, लेकिन जो वो अपना शेयर करती हैं वहीं से हम लोग को पता है कि वो पढ़ाई के लिए, जहाँ पर रोड नहीं थे, रास्ता नहीं थे, भुवनेश्वर आके उन्होंने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पूरी की। तो उनका बहुत ही दारिद्र्य में था कि वो लोग खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने, हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरी मम्मी की मदद की और उनको पढ़ाया और लाइफ में वो सक्सीड हुई। शिवसेना एमपी संजय राउत ने मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर में एनसीपी लीडर शरद पवार से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने शिवसेना के एमएलएस की बगावत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किया। बाकी एमएलएस को नाअहल करार देने और मौजूदा बहरान को दूर करने के बारे में तबादिले ख्याल किया गया। एक जानिब बागी लीडर एकनाथ शिंदे 50 एमएलएस के साथ रहने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब संजय राउत ने 12 एमएलएस के बागी होने की बात कही है। इसी दौरान वजीर आला उद्धव ठाकरे बागी एमएलएस को नाअहल करार देने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे पार्टी के बाकी एमएलएस को नाअहल करार देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि शिंदे जो कायदीन का दावा कर रहे हैं वो सिर्फ कागज पर ही है। और रावत ने मरकजी वजीर की जानिब से शरद पवार को दी गई धमकी की मजम्मत की। उन्होंने वार्निंग दी कि शिवसेना के कारकुन कानून की लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी उतरेंगे। संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं।
बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, क्षमता नहीं है, संख्या नहीं। मैंने इतने कहा ना, ये कानून की लड़ाई है, कानून से होगी। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब तक शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतरे हैं, चाहे कितने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाएंगे। बीजेपी ईडी का खौफ दिलाकर महाराष्ट्र में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। शिवसेना एमएलएस को भी ईडी का खौफ दिलाकर बागी बनाया गया। ये रद्देअमल महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने दिया है। देखो, इनमें क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस-नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। और ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात के सिलसिले में नरेंद्र मोदी को एसआईटी की जानिब से दी गई क्लीन चिट को दुरुस्त करार दिया और मुतासिरा खातून जकिया जाफरी की जानिब से दाखिल करदा अर्जी को खारिज कर दिया। 2002 के गुजरात फसादात में गुलबर्ग सोसाइटी कत्ले आम में कांग्रेस एमपी एहसान जाफरी समेत 68 अफराद हलाक हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे, एसआईटी ने उन्हें गुजरात फसादात से बरी किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के फैसले को दुरुस्त ठहराया। राज्यसभा के नए एमपीज की हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद हुई। राज्यसभा के लिए वाईएसआर कांग्रेस के 9 मुंतखबा एमपीज आर कृष्णैया और निरंजन रेड्डी ने ऐवान बाला की रुकनियत का हलफ लिया। नए एमपीज को राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने हलफ दिलाया। మరియు అఖండతను సమర్థించుననియు నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యము శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించుననియు దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. I, Niranjan Reddy Sirgapur, having been elected a member of the Council of State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. एपी काबीना का इजलास जारी है। इस इजलास में मुख्तलिफ किस्म के 42 उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। तीसरे मरहले के तहत अमावड़ी स्कीम पर अमल आवरी को काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई। इसी तरह जुलाई में जगनन्ना विद्या कानुका, वाहना मित्रा, कापू नेस्तम जैसे स्कीमात की अमल आवरी को भी काबीना ने हरी झंडी दिखा दी है। ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగినటువంటి రాష్ట్ర మంత్రి మండలి సమావేశంలో తీసుకున్నటువంటి పలు కీలక నిర్ణయాల్ని మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. ప్రధానమైనటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు జగనన్న అమ్మఒడి పథకానికి మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. 43,96,402 మంది తల్లులు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నారు. ఇందులో బీసీలు 54%, ఎస్సీలు 21%, ఎస్టీలు 6%, ఓబీసీలు 19% మంది తల్లులకి ఈ లబ్ధి చేకూరుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ ఏడాది అమ్మఒడి పథకం కింద మొత్తంగా 6,594.6 కోట్లు
మరి రిపీట్ చేస్తాను, 6,594.6 కోట్లు. కొత్తగా అమ్మఒడి పథకం పరిధిలోకి 5,48,329 మంది తల్లులు ఈ పథకానికి అర్హులయ్యారు. కొత్తగా అమ్మఒడి పథకం క్రింద లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి పిల్లలు 82,31,502 మంది. हिंदुस्तानी स्टार शटलर के श्रीकांत और टेनिस खिलाड़ी शेख जाफरीन ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। हाल ही में बैंकॉक में मुनक़िदा बावखार थॉमस कप की जीत में कलीदी किरदार अदा करने वाले श्रीकांत की जगन ने सिताइश की। इसके अलावा करनूल से ताल्लुक रखने वाली शेख जाफरीन ने बैरों के ओलंपिक टेनिस मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर जगन ने शेख जाफरीन को बाइस फख्र करार दिया और शेख जाफरीन की अहलियत के मुताबिक उन्हें सरकारी मुलाजिमत फराहम करने की जगन ने ओहदेदारों को हिदायत दी। कोनसीमा जिले के राजौल में तेलुगुदेशम और जनसेना पार्टी के चंद कायदीन ने वायसर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने बताया कि वायस जगन की क़ियादत से मुतारिफ करदा फलाही इसकी मां से मुतासिर होकर वो वायसर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस प्रोग्राम में वायसर कांग्रेस के सीनियर कायद KSN राजू के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। उर्दू जुबान के इस्तेहकाम और फरोग के लिए विजयवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के उर्दू असातिज़ा ने शिरकत की और उर्दू के इस्तेहकाम के ताल्लुक से तजावीज़ पेश किए। कॉन्फ्रेंस में जो तजावीज़ पेश किए उसे हुकूमत के सामने पेश करने का वादा किया गया। आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा देने पर वज़ीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया गया। ఉర్దూ వాళ్ళకు కూడా ఉర్దూ భాష కూడా మన ప్రభుత్వము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ద్వితీయ భాషగా ప్రకటించి వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచి ఉర్దూ భాషను కూడా ద్వితీయ భాషగా ప్రకటించడం మనందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయక విషయం. అలాగే బుక్స్ కూడా ఈరోజు చూసుకుంటే మనకు ఈరోజు బుక్స్ కూడా మిర్రర్ ఇమేజ్ బుక్స్ కూడా రావడం జరిగాయి. అంటే మెయిన్ అంటే పిల్లలు కూడా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మిర్రర్ ఇమేజ్ బుక్స్ కూడా తీసుకొచ్చి టీచర్లందరూ కూడా ఈజీగా టీచ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని ఒక ఉద్దేశంతో ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే వీళ్ళు కోరుకునేది 117 జీవో ప్రకారం వీళ్ళకు కొన్ని ఉర్దూ దాంట్లో స్కూళ్ళల్లో కొన్ని మ్యాపింగ్లో కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తడం జరుగుతుంది. మేము కూడా ఈ సమస్యలన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఖచ్చితంగా పరిష్కరిస్తామని మాత్రం మేము కూడా తెలియజేస్తున్నాము. ఎన్నటి లేనిది ఒక గత ప్రభుత్వాలు చూసుకుంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఓన్లీ పిల్లలు కాదు సరదాగా తుక్కుడు బిళ్ళలు గోళీలు ఆడుకోవడానికి పనికిచ్చేది. ఈ ప్రభుత్వం చూస్తే జగనన్న ప్రభుత్వం చూస్తే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మూతపడి అదేవిధంగా మన ఇప్పుడు ప్రభుత్వ స్కూల్స్ మొత్తం భర్తీలు అయిపోయినాయి. అంటే ఎంత చూసారా, ఎంత శ్రద్ధగా అంటే ఏదైనా దోచుకోగలుగుతారు, డబ్బు దోచుకుంటారు, బంగారం దోచుకుంటారు, కానీ చదువు మాత్రం దోచుకోరని అదే నిత్యంగా నడుస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేమందరూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान के मौक़िफ़ पर अमल आवर के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान के मौक़िफ़ पर अमल आवर के लिए एलामिया जारी किया है। आंध्र प्रदेश के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत भरगवा ने अहकाम जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा मिलने पर मुहिब्बान उर्दू में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारे सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब ने उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का सर्कुलर पास किया गया, तो ये गजेट ऑलरेडी 16 को दिया गया। तो इस गजेट को देने की सूरत में हम लोग जो है बहुत ही खुशी मना रहे हैं। हमारे सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब ये जो है पूरे देश के अंदर ऐसा काम उन्होंने कर दिखाया है आज कि आंध्र प्रदेश एक जो है उर्दू स्टूडेंट्स के लिए और उर्दू के जितने भी चाहने वालों के लिए एक तारीफ लायक है। और खास करके मैं हमारे सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी लोग हमारे भाई यहाँ पे आए हैं इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज नागार्जुना यूनिवर्सिटी में भी एक उर्दू का डिपार्टमेंट ओपन किया गया।
वो भी पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है। जितने भी उर्दू के चाहने वाले हैं और उर्दू स्टूडेंट्स है वो जो है तकरीबन जो है यूनिवर्सिटी आके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जब से इख्तिदार संभाला है तब से 3 साल की तकमील तक 1,90,000 करोड़ रुपए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुस्तहिकीन के खातों में जमा किए हैं। राज्यसभा MP मोपी देवी वेंकट रमना ने ये बात कही। रेपल्ले शहर में हल्के की सतह पर मुनाकिदा पार्टी के प्लीनरी इजलास में मोपी देवी ने शिरकत की। इस इजलास में प्लीनरी के मुबस्सिर डायमंड बाबू समेत हल्के MPPs, ZPTC सरपंचों के अलावा दीगर पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अस्पताल से एक जेर दरियाफ्त कैदी फरार हो गया। वासर कांग्रेस लीडर गंजी प्रसाद के कत्ल केस में मुलजिम नंबर 8 के रवि तेजा है। एलूर जेल में मौजूद रवि तेजा को कमर दर्द की शिकायत के बाद उसे 14 जून को अस्पताल लाया गया। तब से उसका यहां इलाज किया जा रहा है। उसने रात 10 बजे खाना खाने की बात कही तो संतरी अमले ने उसकी बेड़ियां खोल दी और उसने मौका पाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार कैदी की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद के मलकपेट हल्के में प्रोटोकॉल का तनाज़ा कशीदा रुख इख्तियार कर गया। नाम की तख्ती पर बीजेपी कॉरपोरेटर का नाम न होने पर बीजेपी कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। नाम की तख्ती को बीजेपी कारकुनों ने उखाड़कर फेंक दिया। बीजेपी कॉरपोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी ने GHMC पर प्रोटोकॉल पर अमल न करने का इल्जाम लगाया। मजलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान तनाज़े के तनाजुर में पुलिस जमीयत को तैनात किया गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज केस में साई डिफेंस एकेडमी का रोल कलीदी हो गया है। कहानी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सब यहीं से किए जाने की निशानदही की गई है। हैदराबाद के ऊपर में वाक़े इंस्टीट्यूट में वाक़े से एक दिन पहले डायरेक्टर सुब्बा राव और चंद एहतजाजकारों ने यहीं पर रुके थे और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मदद की गई। अहम शवाहिद हासिल करने वाली पुलिस ने साई डिफेंस एकेडमी को नोटिसें जारी कर दी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तशद्दुद के इल्जाम में चंचलगुड़ा जेल में महरूस नौजवानों से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने मुलाकात की। जुमला 54 नौजवानों के खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए गए हैं और तमाम 54 नौजवान चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी नौजवानों पर संगीन इल्जाम आयद करने की मजम्मत की है और अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की है। రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్లో దాదాపుగా 16 సెక్షన్లు పెట్టి వీళ్ళు కేసులు పెట్టారు. రైల్వే స్టేషన్లో జరిగిన విధ్వంసం మీద వందలాది మంది విద్యార్థుల మీద కేసులు పెట్టారు. దీంట్లో ప్రధానంగా 307 సెక్షన్ పెట్టారు. 307 అంటే హత్యాయత్నం. హత్యాయత్నం సెక్షన్ పెట్టే ముందు పోలీసులు కేంద్ర ప్రభుత్వం బుర్ర అప్లై చేయాలి. వాళ్ళని బయటికి రానియొద్దు. వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలు రానియకుండా అడ్డుకోవడానికి నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ 16 పెట్టి దీంట్లో 307 లాంటి సెక్షన్లను కూడా పెట్టడం జరిగింది. నేను ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా. 307 ఇంతమంది మీద మూకుమ్మడికి ఎట్లా పెడతారు? మీరు చేసిన విచారణ ఏంది? మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంటివి? ఇవాళ అందులో ఉన్న పిల్లల్ని అడిగితే మేము రైల్వే స్టేషన్లో నిరసన తెలపడానికి వెళ్ళి నిరసన ఫ్లెక్సీలు పట్టుకున్నాం తప్ప మేము ఎలాంటి విధ్వంసానికి పాల్పడలేదు సార్. అక్కడ సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి కదా, లేకపోతే టీవీల కెమెరాలు ఉన్నాయి కదా, మేమందరం ఏ విధ్వంసానికి పాల్పడ్డామో ఆధారాలను బయట పెట్టమని సార్. మాకు సంబంధమే లేదు. మేమందరం కలిసి రైల్వే స్టేషన్ ముందర నిరసన తెలుపుదామని వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళినాక జరిగిన లాఠీ पुराने शहर में कब्रिस्तानों की हिसारबंदी न होने और उसे खुला छोड़ने से जादूगर इसे जादू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फलकनुमा में वाक़ई एक कब्रिस्तान की कब्रों के पास जादू के अमलियात का पता लगा है। शरपसंदों की जानिब से बल्लागुड़ा के साबिक MRO के खिलाफ जादू करने के बारे में इंकशाफ हुआ है। कुरानी आयतों से जादू का खात्मा करने वाले एक आमिल ने कब्रिस्तान में की गई जादू का कुरानी आयतों से इसे खत्म किया है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो नाम निहाद गुमराह आमिलों के पास न जाए बल्कि कुरानी आयतों से इलाज करने वाले अफराद से रहनुमाई हासिल करें। ये कुरान एक मैराकल है, मौजज़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा। और तो कवर में क्या था? कवर में जब ओपन करने के बाद जो है हम खुद शॉक हो गए कि देखे हुए ऑलरेडी हम मैडम की तस्वीर जब देखे, तस्वीर पे नज़र पड़ी तो XMRO मैडम जो बल्लागुड़ा के तहसीलदार थे, जब भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि वही है या कोई और है, पीछे जब
फोटो पलटा है खोलने के बाद, तो पीछे उर्दू में नाम लिखा हुआ था कि तमाम कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी की तरतीब करें, CCTV लगाए और इसके अंदर जो है ऐसी लाइट्स लगाए जो रात के अंदर भी इसमें दूर दूर तक अच्छा नज़र आता हो, जिससे शब बारात में कब्रिस्तान साफ़ होते हैं और उसके बाद जो है 1 साल तक छोड़ दिया जाता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। हमारे लोगों को हम दफन करते, हम चले जाते, जाने के बाद ऐसे कारनामे होते। मेरे खुद माँ बाप की खबर के पास जादू रखा गया था। सोना माफिया की कारस्तानियां एक के बाद दीगर सामने आते ही जा रहे हैं। सोना माफिया सोने की गैर मजाज मुंतकिली की खातिर गरीबों को दुबई भेज रहे हैं, वहां से एक एक शख्स को 2-2 किलो सोना देकर हैदराबाद मुंतकिल कर रहे हैं। इसी तनाजुर में दुबई में फहद नामी शख्स सोने के साथ गायब हो गया तो हैदराबाद में उसके अराकीन खानदान को सोना माफिया ने अगवा कर लिया। पुराने शहर के एक घर में उन्हें रखकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। सोना माफिया को पहुंचने वाला सोना हाथ न लगने की पादाश में यह हमला किया गया। बताया जाता है कि पुराने शहर के एक रॉडी शीटर का रिश्तेदार ही सोना स्मगलिंग का असल सरगना है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में भारी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजा तौर पर कोरोना के 17,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 13 अफराद इस बीमारी से हलाक हुए हैं, जबकि 13,029 मरीज शफायाब भी हुए हैं। सेहतयाबी का फीसद तकरीबन 99% है। मुल्क में फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 88,284 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के LOC पर हिंदुस्तानी फौज हमेशा चौकस रहती है। LOC पर निगरानी रखने और दरअंदाजी को रोकने के लिए हिंदुस्तानी फौज जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। फौजी जवान सरहदों पर गश्त करते हैं और दुश्मन पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मोदी और शाह की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चे नामजदगी। गुजरात फसादात केस में नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट। ज़किया जाफरी की दरखास्त पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। शरद पवार से संजय राउत की मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी बहरान दूर करने पर किया गया तबादिले ख्याल। जगन की सदारत में एपी काबीना का इजलास, अमावडी समेत दीगर स्कीमात पर अमल आवरी को मंजूरी मिली। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।